आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिटे, जिसमें हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत जो रिटे दी गई हैं वो संविधान में किस तरह से इनका प्रयोग किया जाता है और इन्हें प्रयोग कौन करता है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के संदर्भ में ये रिटे दी गई हैं और इन रिटों का अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय प्रयोग करता है। तो उच्च न्यायालय की रिट और सर्वोच्च न्यायालय की रिटों में क्या अंतर है, ये जानने का आज प्रयास करते हैं। तो आज का टॉपिक जो है वो रिट से संबंधित है। रिट जो है वो कह सकते हैं कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को प्राप्त ऐसे विशेषाधिकार हैं जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों को हनन से रोकने और उनको लागू कराने की शक्ति देता है। अगर हम दूसरे शब्दों में या अन्य तरीके से कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि रिट एक ऐसा लिखित औपचारिक ऑर्डर है जो किसी प्राधिकृत संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, और भारत में जो यह संस्था है वह उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय है। मूल अधिकार तब तक किसी काम के नहीं होते हैं जब तक उन्हें किसी प्रकार का संरक्षण ना मिले या फिर उनको लागू कराने के लिए ऐसी कोई मशीनरी नहीं हो, तो मूल अधिकारों का कोई औचित्य नहीं है। मूल अधिकारों का होना या ना होना दोनों एक समान है। इसलिए भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का संरक्षण करता जो है वो सर्वोच्च न्यायालय को और उच्च न्यायालय को बनाया गया है। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय एक ऐसी मशीनरी की तरह कार्य करते हैं और रिट कह सकते हैं उसका एक टूल है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय का एक मशीन की तरह कार्य करते हैं, तो रिट उनका एक टूल है जिसकी मदद से सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों मूल अधिकारों का सही से लागू कराने को सुनिश्चित करते हैं। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि अनुच्छेद जो 32 है, जिसे हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं, आर्टिकल 32, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, यह स्वयं में एक मूल अधिकार है। इसलिए उच्चतम न्यायालय इसे नकार ही नहीं सकता। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति मूल अधिकारों के हनन से संबंधित याचिका लेकर उच्चतम न्यायालय जाता है या उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करता है, तो उच्चतम न्यायालय इस सुनवाई से, उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार नहीं कर सकता है, चाहे उसे सुनवाई जो है वो करनी ही पड़ेगी। अगर उच्च न्यायालय की बात करें तो वह अपने रिट संबंधी न्याय क्षेत्र के लागू जो उनका क्षेत्र है उसको नकार भी सकते हैं, क्योंकि उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों के हनन की सुनवाई करता है, जो कि अनुच्छेद 226 एक प्रकार का मूल अधिकार नहीं है। अगर हम बात करें कि रिटें कितनी प्रकार की होती हैं, तो कह सकते हैं कि रिटें जो है जो 32 में दी गई हैं वो रिटें 5 प्रकार की हैं। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसे हाइबियस कॉर्पस के नाम से भी जानते हैं। दूसरी जो है वो है परमादेश। परमादेश जिसे हम मैंडेसमस भी कहते हैं। तीसरी जो है प्रतिषेध। चौथी जो है वो है उत्प्रेषण, और पांचवी जो है वो है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा, ये 5 प्रकार की रिटें हमारे संविधान में दी गई हैं। सबसे पहली जो है वो है आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण इसे कहते हैं हैबियस कॉर्पस। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है इसे एक लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है प्रस्तुत किया जाए या सामने लाया जाए। मतलब कि लैटिन भाषा का वर्ड है हैबियस कॉर्पस, ठीक है, और इसका मतलब होता है कि प्रस्तुत किया जाए या फिर सामने लाया जाए। अगर किसी व्यक्ति को राज्य के द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा जबरदस्ती हिरासत में रखा गया है और उस व्यक्ति ने मूल अधिकारों के हनन के आधार पर अगर याचिका दायर की है, तो न्यायालय इस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करता है। अगर न्यायालय हिरासत को कानून सम्मत पाता है कि कानून सम्मत नहीं पाता है या पाता है, अगर नहीं पाता है तो उस व्यक्ति को तुरंत रिहा कर दिया जाएगा, और अगर हिरासत का कानून सम्मत है और मूल अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है तो ये रिट सर्वोच्च न्यायपालिका जारी नहीं कर सकती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट किसी सार्वजनिक जो है प्राधिकरण या किसी व्यक्ति दोनों के खिलाफ जारी की जा सकती है।
या तो सार्वजनिक प्राधिकरण या किसी व्यक्ति के, दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। लेकिन कुछ मामलों में बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी नहीं की जा सकती, जैसे कि अगर हिरासत जो है या कहे जो हिरासत है वह अगर विधि सम्मत है या कानून के नजर में एक सही है तो ये रिट जारी नहीं होगी। अगर कार्यवाही किसी विधान मंडल या फिर संसद या उच्च न्यायालय की अवमानना के लिए हुई है तभी भी यह रिट जारी नहीं हो सकती। और अगर हिरासत अगर न्यायालय के कार्य क्षेत्र से बाहर हुई हो तब भी ये रिट जारी नहीं की जा सकती। कह सकते हैं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट 3 अवस्था में न्यायालय जारी नहीं कर सकता, या तो हिरासत विधि सम्मत हो, या फिर संसद और विधानमंडल और न्यायपालिका की अवमानना के विरुद्ध है, या फिर हिरासत जो है वो न्यायालय के न्याय क्षेत्र के बाहर है, तो यह रिट जारी नहीं की जा सकती। 1976 में एक मामला आया था जिसको कहते हैं हाइबेस कॉर्पस मामला या फिर एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवाकांत शुक्ला। ये एक जबरन हिरासत का मामला था, पर सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया था उसे सुप्रीम कोर्ट के सबसे खराब निर्णयों में से गिना जाता है। इसके बारे में हम बता चुके हैं। अब आते हैं दूसरा, परमादेश। परमादेश क्या होती है? परमादेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं। परमादेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं, वी ऑर्डर या फिर वी कमांड। यह एक ऐसा आदेश है जो सार्वजनिक इकाइयों, अधीनस्थ न्यायालय, निगम, प्राधिकरण और सरकार को जारी किया जाता है। मतलब कह सकते हैं कि परमादेश जो है सरकार, प्राधिकरण, निगम, सरकार, प्राधिकरण, निगम, ठीक है, और अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा क्यों जारी की जाती है। और ये क्यों जारी की जाती है? जब न्यायालय को लगता है कि ऊपर लिखित संस्था या संस्थान, जो संस्थाएं हैं वो सही ठीक से अपना काम नहीं कर रही हैं, या फिर जब कोई व्यक्ति कोई काम लेकर इन संस्थाओं के पास जाता है या अधिकारी के संबंधित अधिकारी के पास जाते हैं और वह उसे करने से मना कर देते हैं, इस स्थिति में न्यायपालिका के द्वारा परमादेश जारी किया जाता है ताकि उनके कार्यों के और उसे नकारने के संबंध में पूछा जा सके और ऐसी गलतियों को सुधारा जा सके। अब परमादेश की रिट जारी कौन कर सकता है? कोई भी व्यक्ति, चाहे वह व्यक्ति हो या निजी निकाय हो, परमादेश की रिट के तहत अदालत में याचिका दायर कर सकता है, जब तक संबंधित मामले में उनके पास ऐसा करने का कानूनी अधिकार है। लेकिन यहाँ एक जानने की बात है कि कुछ क्षेत्र ऐसे यहाँ भी हैं कि यहाँ की परमादेश रिट जारी नहीं की जा सकती। जैसे जब आमतौर पर एक निजी संस्था के खिलाफ प्रयोग करने के योग्य नहीं होता है जब तक उसे सार्वजनिक कर्तव्य नहीं सौंपा जाए। मतलब कि परमादेश रिट उन संस्थाओं के विरुद्ध, उन निजी संस्थाओं के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती जो जब तक उन संस्थाओं को सार्वजनिक कर्तव्यों का कोई काम सौंपा नहीं जाता है। यानी कि एक व्यक्ति या एक निजी निकाय के विरुद्ध परमादेश जारी तभी किया जा सकता है जब उसे सार्वजनिक कर्तव्य सौंपा गया हो। दूसरा है ऐसे विभाग जो गैर संवैधानिक है, उनको भी परमादेश जारी नहीं किया जा सकता है। और भारत के राज्यपाल और राष्ट्रपति के विरुद्ध परमादेश जारी नहीं हो सकती। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध भी ये रिट जारी नहीं हो सकती। ऐसा किया जाना जो है वो न्यायपालिका के विवेक पर निर्भर है। ठीक है, तो सोहनलाल बनाम भारत संघ, सोहनलाल, इस मामले में एक वाद आया था, सोहनलाल बनाम भारत संघ, सोहनलाल बनाम भारत संघ, ये मामला आया था 1957 में, 1957 में। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि परमादेश रिट का केवल एक निजी व्यक्ति या संगठन के खिलाफ लागू होगा यदि यह साबित हो जाए कि वह एक सार्वजनिक प्राधिकरण के साथ एकीकृत है। अगर सार्वजनिक प्राधिकरण के साथ है तभी उसके खिलाफ है परमादेश रिट जारी हो सकती है, अदरवाइज यह रिट जारी नहीं होगी, अदरवाइज रिट जारी नहीं हो सकती। अगली जो है रिट वो है प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना। प्रतिषेध का अर्थ होता है
रोकना। इसे किसी उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरणों को अपने न्याय क्षेत्र से बाहर जाने के न्यायिक कार्यों को करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। कह सकते हैं कि यह जो रिट है, प्रतिषेध, यह उच्च न्यायालय की ओर से निम्न न्यायालय की ओर जारी की जाती है। तब जारी की जा सकती है जब कोई अधिकरण या अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाने का प्रयास करता है, तब उच्च न्यायालय के द्वारा निम्न न्यायालय को जारी की जाती है। अब मान लेते हैं जैसे किसी जिला न्यायालय ने किसी दोषी को फांसी की सजा सुना दे, तो उच्च न्यायालय उसे रोक सकता है, क्योंकि फांसी की सजा उसके न्याय के क्षेत्र से सेशन जज अगर किसी व्यक्ति को दोषी को फांसी की सजा सुना दे, तो उच्च न्यायालय उसे ऐसा करने से रोक सकता है, क्योंकि फांसी की सजा जो है उससे न्याय के क्षेत्र से बाहर की चीज है। यहाँ पर एक और बात याद रखनी है कि ये सिर्फ न्यायिक और अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध ही जारी की जा सकती है। जो ये प्रतिषेध है यह केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्थानों के विरुद्ध जारी की जा सकती है, अन्य किसी प्राधिकरण और अन्य इकाइयों के लिए भी इसे जारी नहीं किया जा सकता है। अगली आती है चौथी रिट जो है हमारी, वो है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण जो है उसे हम सिसोरियो कहते हैं। इसका अर्थ होता है प्रमाणित होना या सूचना देना। इसका मतलब होता है प्रमाणित होना या सूचना देना। सूचना देना ये भी कुछ कह सकते हैं कि प्रतिषेध से ही मिलती जुलती है, पर इसमें जो मुख्य अंतर है वह है जहां जैसे कि प्रतिषेध जो है वो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक क्षेत्र के अतिक्रमण को रोकने के लिए की जाती है, जबकि उत्प्रेषण जो है वो उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरणों को लंबित मामलों को स्थानांतरण के लिए दी जाती है। मतलब कि प्रतिषेध जो है वो न्यायिक क्षेत्र का अतिक्रमण करने से रोकने के लिए होती है, और जबकि जो उत्प्रेषण है यह लंबित मामलों को निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय की ओर भेजने के लिए होती है। मतलब यह है कि जब भी किसी उच्च न्यायालय को लगता है किसी खास मामले की सुनवाई और उसका पुनरावलोकन उसे खुद करना चाहिए, जबकि वो मामला किसी निचली अदालत में होता है, तो ऐसी स्थिति में उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय उत्प्रेषण जारी करता है और वो मामला अपने पास मंगा लेता है। यहाँ पर भी एक चीज ध्यान रखने वाली चीज है कि ये न्यायिक प्राधिकरणों के अलावा व्यक्तियों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले जो प्रशासनिक अधिकरण है उनके खिलाफ भी जारी कर सकता है, लेकिन ये निजी व्यक्तियों और इकाइयों पर लागू नहीं होता है। अब आते हैं पांचवी जो है वो है अधिकार प्रच्छा। इसे कहते हैं क्यू वारंटो। इसका अर्थ होता है कि वारंट के द्वारा, और राइट ऑफ इंक्वायरी भी इसे कहते हैं, जिसके तहत न्यायालय ये जांच कर सकता है कि कोई भी व्यक्ति जिस किसी भी सार्वजनिक पद पर है तो वो उस पद पर रहने के योग्य है या नहीं है, या फिर दूसरे शब्दों में कहें कि उस पद पर रहते हुए जो निर्णय लिए हैं वो लेने के अधिकारी हैं या नहीं। इसमें न्यायालय उस व्यक्ति से पूछ सकता है कि आप किस अधिकार से या किस अधिकार के तहत या किस शक्ति का प्रयोग करके यह कार्य आपने किया है या फिर आपने निर्णय लिया है। इसे किसी मंत्री के कार्यालय या निजी कार्यालय के लिए जारी नहीं किया जाता। दूसरी बात यह है कि इसे किसी भी इच्छुक व्यक्ति जारी करने के लिए कह सकता है। तो ये थे हमारी पांचों अधिकारिताएं जो रिटे के रूप में सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय को दी गई है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रच्छा। अगर अब हम बात करें कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की जो रिट की अधिकारिता है वो एक दूसरे से भिन्न किस प्रकार है कि अनुच्छेद 32 में जो है वो सर्वोच्च न्यायालय की रिट अधिकार है और 226 में जो है वो उच्च न्यायालय की रिट संबंधी अधिकार है। जैसा कि हमने ऊपर पहले बताया है कि उच्चतम न्यायालय की तरह उच्च न्यायालय को भी रिट जारी करने का अधिकार है, लेकिन दोनों को जारी करने की कुछ कार्यक्षेत्र में कुछ अंतर है। जैसे कि उच्चतम न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत मिलता है, और जो कि एक खुद मौलिक अधिकार है, और उच्चतम न्यायालय जो है वो रिट जारी सिर्फ और सिर्फ केवल मूल अधिकार के हनन में कर सकता है। मूल अधिकारों के हनन में, केवल मूल अधिकारों के हनन के मामले में रिट जारी कर सकता है,
जबकि उच्च न्यायालय की बात करें तो रिट जारी करने का अधिकार इसको अनुच्छेद 226 के तहत मिलता है। 32 में सुप्रीम कोर्ट है और 226 में हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट को 226 के तहत मिलता है और उच्च न्यायालय जो है वो मूल अधिकारों के अलावा भी अन्य सामान्य कानूनी अधिकारों के लिए भी रिट जारी कर सकता है। तो सबसे पहला अंतर यही है कि उच्चतम न्यायालय जो है केवल मूल अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय जो है वो मूल अधिकारों के साथ साथ किसी अन्य कानून की रक्षा के लिए भी मूल रिटें जारी कर सकता है। दूसरा है कि उच्चतम न्यायालय जो है वो किसी व्यक्ति या फिर सरकार के विरुद्ध रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय जो है अपने राज्य के व्यक्ति या सरकारों के अलावा दूसरे राज्य के विरुद्ध भी रिट जारी कर सकता है। इसका मतलब यह है कि जो सर्वोच्च न्यायालय की जो रिटें हैं वो केवल सरकार या फिर व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जा सकती हैं, जबकि उच्च न्यायालय की जो है राज्य व्यक्ति के साथ साथ दूसरे राज्य व्यक्ति और सरकारों के अलावा दूसरे राज्यों के साथ भी रिटें जारी कर सकता है। और अनुच्छेद 32 जो है वो एक स्वयं में मूल अधिकार है, इसलिए उच्चतम न्यायालय इसे नकार नहीं सकता। और जबकि मूल अधिकारों के हनन से संबंधित याचिका उच्चतम न्यायालय में दायर की जाती है तो उच्चतम न्यायालय इसे इनकार कर भी नहीं सकता कि वह सुनवाई नहीं करेगा। लेकिन अगर उच्च न्यायालय की बात करें तो अपने रिटों के संबंधित में न्याय क्षेत्र के लागू करने को इनकार भी कर सकता है, क्योंकि उच्च न्यायालय जो है वो 226 के तहत सुनवाई करता है और वह एक मूल अधिकार नहीं है, जबकि 32 के तहत जो है वो एक मूल अधिकार है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक रिट।